इमेजिन कर लो कि एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते ही आप बना सको वेबसाइट्स को और क्रिएट कर सको एआई एप्लीकेशंस को और ऑटोमेट कर सको बोरिंग से टास्क को और एनालाइज कर सको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को गेम बना सको और इवन कंपनीज जैसे गूगल एंड नेटफ्लिक्स इसमें जॉब कर सको। अब ये इम्पॉसिबल दिख रहा होगा पर ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नासा, ओपन एआई, इन सभी कंपनीज में कॉमन वाहिद चीज जो है वो है पाइथन लैंग्वेज। अगर मैं आपको फोर्स कर लूँ कि सीखते जाओ एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी नेक्स्ट 5 ईयर तक, तो डेफिनेटली वो पाइथन होता। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि पाइथन ही क्यों। अब समझते हैं कि पाइथन होती क्या है, व्हाट इज पाइथन। इमेजिन कर लो कि आपके पास एक इंटेलिजेंट रोबोट है और उसका खुद का लैंग्वेज है और आपने उसके साथ अगर बात करनी है, अगर आपने उस रोबोट को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ कर सके, तो आपको एक लैंग्वेज की नीड पड़ेगी और वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और पाइथन उनमें से एक लैंग्वेज है। इसी तरह पाइथन हमें अलाउ करता है, हम इंसानों को, ह्यूमन को अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। पाइथन को दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो होने वाली लैंग्वेज और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। और ये सिर्फ पॉपुलर नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच में, बल्कि डेटा एनालिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, नेटवर्क इंजीनियर्स और इवन किड्स भी आज प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं पाइथन के थ्रू। इस लैंग्वेज को माना जाता है एज एन आइडियल फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि ये सिंपल है, क्लीन है और इसके कोड को आप इजीली रीड कर सकते हो, जैसे कि सिंपल आप इंग्लिश को रीड करते आ रहे हैं। पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, वो भी कम टाइम में और सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड्स को लिख के। जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको लेंथी कोड लिखना होता है छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम बहुत छोटा कोड लिख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस लैंग्वेज के पावर और सिंप्लिसिटी की वजह से बड़ी कंपनीज आज भी डिपेंडेंट है पाइथन के ऊपर। अब इस लैंग्वेज को सी शार्प और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेजेस के साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है नसीब खान के नाम से और इस टेक्स्ट में से मुझे ये 3 लेटर्स निकालने हैं। तो अगर सी शार्प लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं तो इसमें कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता ये 3 लेटर्स निकालने के लिए, और जावास्क्रिप्ट में कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता ये 3 लेटर्स निकालने के लिए। पर वहीं पे पाइथन को देखा जाए तो इसमें कोड को देख लो कितना सिंपल है और कितना शॉर्ट है। हम पाइथन में बस इतना ही कोड लिख के 3 लेटर्स किसी भी टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। इससे आपको समझ आ चुका होगा कि पाइथन को क्यों फर्स्ट आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, और ये सिर्फ स्टार्ट है। पाइथन को डिफरेंट फील्ड्स में पॉपुलर लैंग्वेज माना जाता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ऑटोमेशंस एंड स्क्रिप्टिंग। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। इनमें से किसी भी फील्ड की तरफ जाके अगर आपको अपनी करियर बनाना है तो पाइथन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी की बात करते हैं कि पाइथन इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। सबसे पहला पॉइंट कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, बाकी लैंग्वेजेस में अगर आप कोड करते हैं तो वहाँ पे खुद से मैनुअली आपने एलोकेट करना होता है मेमोरी किसी भी डेटा के लिए और फिर उसे फ्री करना होता है। तो हमें यहाँ पे पाइथन में इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन इंटरनली ये खुद ब खुद कर रहा होता। पॉइंट नंबर 2 कि पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोड करके उसे लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या तो फिर विंडोज़ जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रन कर सकते हो। जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड काम कर रहा है वैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कोड एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा। पाइथन के पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। अगर आप किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, डॉक्यूमेंटेशंस है और एआई है। आपको रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। पाइथन के पास लार्ज इकोसिस्टम है। पाइथन की दुनिया में डिफरेंट टाइप के टूल्स, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो किसी न किसी ने सिमिलर वे में पहले से बिल्ड किया हुआ है। अगर पाइथन की दुनिया में आप डेटा एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं तो नमपाई एंड पांडास जैसे टूल्स आपका हेल्प करेंगे। डिजेंगो फ्लास्क वेब डेवलपमेंट में और मशीन लर्निंग के लिए पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, किवी मोबाइल ऐप्स के लिए और ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग के लिए पाईटेस्ट और सेलेनियम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है और पाइथन की दुनिया में इसी तरह के और भी बहुत सारे टूल्स है, हज़ारों किस्म के टूल्स है जिनका यूज़ आप डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं। पाइथन को आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका जो इकोसिस्टम है ये मैच्योर है, स्टेबल है एंड पावरफुल है। पाइथन के वर्जन्स का आपको पता होना चाहिए। वर्जन का पता नहीं है तो कोई ओल्ड वर्जन का अगर आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको प्रॉब्लम
फेस करने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम परफॉर्मेंस का होगा उसमें, दूसरा प्रॉब्लम कि आपको वहाँ पे न्यू फीचर्स नहीं मिलेंगे, और तीसरा प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के बग्स आपके सामने आएंगे, सोचोगे ये कैसे सॉल्व होंगे। फोर्थ प्रॉब्लम के ओल्ड वर्जन के पाइथन में सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होता है, तो ओल्ड वर्जन को अवॉइड कर लो। पर पता कैसे चलेगा कि पाइथन के कितने वर्जन्स हैं, हमें कौन से वर्जन्स यूज़ करने चाहिए? वैसे पाइथन के 3 वर्जन्स हैं। इसमें जो पाइथन का वर्जन 1 है, मतलब पाइथन 1 है, उसको बिल्कुल ना के बराबर यूज़ किया जाता है। इस वक्त कहा जाता है कि पाइथन के 2 मेजर वर्जन्स हैं, जिसमें पाइथन 2 है जिसे लेगेसी वर्जन, और 2020 के बाद इसे ना के बराबर यूज़ किया जाता है। सिर्फ आपको पाइथन वर्जन 2 पाइथन के ओल्ड प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगा। ओल्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जिनको 2020 से पहले डेवलप्ड किया गया है, उन प्रोजेक्ट्स में आपको पाइथन का वर्जन 2 मिल सकता है। बाकी जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स होंगे, एप्लीकेशन होंगे, या जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि पाइथन के थ्रू बनाए गए होंगे, उनमें पाइथन 3 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे मॉडर्न वर्जन कहा जाता और एक्टिवली इसे डेवलप्ड किया जा रहा है। इसमें न्यू फीचर्स आ रहे हैं और अपडेट होता जा रहा है पाइथन का वर्जन 3, और ये फास्ट है, सिक्योर है और फ्यूचर फोकस्ड है। जितने भी न्यू लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है या टूल्स है पाइथन की दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें पाइथन 3 सिर्फ सपोर्ट किया जाता। अगर आपको पता करना है कि पाइथन का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो विंडो प्लस आर की प्रेस कर लो, सर्च कर लो cmd, एंटर कर लो, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन, और इसके बाद आपने यहाँ पे हाइफन लगा के लिख लेना है वर्जन और एंटर कर लो। आपको यहाँ पे पाइथन का वर्जन मिल जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे पाइथन 3 आ रहा है। आपके केस में भी अगर आपने मेरे साथ इंस्टॉल किया है तो पाइथन 3 ही आएगा। अब ये वर्जन 3 है और इसके अपडेट्स होते हैं, तो ये इसका अपडेट 14 चल रहा है। तो ये कभी था 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस वक्त पाइथन वर्जन 3 का कौन सा अपडेट चल रहा है। अगर वहाँ पे आपको 15 मिल जाता है, जो कि इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, इन फ्यूचर अगर आपको इसका 15 मिल जाता है तो वहाँ से उसे डाउनलोड करके रीइंस्टॉल कर लो, अपडेट्स को रिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर के लिए हम ये एग्जाम्पल समझना चाहेंगे, जैसे कि इस साइड पे ह्यूमन मौजूद है, और ह्यूमन को यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है वो इंग्लिश है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में होती है ABC, मतलब ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं। और इस साइड पे मशीन मौजूद है, कंप्यूटर को लैंग्वेज आती है बाइनरी, और जो बाइनरी लैंग्वेज है इसमें 0 और 1 होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। दरमियान में हमें एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी, जिसे इंग्लिश भी आती हो, जिसे बाइनरी भी आती हो। तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो शख्स जो बात करेगा, वो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और कंप्यूटर उसे समझेगा। कंप्यूटर वापस बाइनरी में आंसर देगा, फिर वो वापस मिलेगा यहाँ पे मिडिल शख्स को, और वो कन्वर्ट करेगा इसे इंग्लिश में, और फिर वापस उसे ह्यूमन समझने लगेगा। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट चल रही होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बीच में रखना चाहेंगे, इस साइड पे होगा ह्यूमन, जिसको आता है मतलब इंग्लिश A to Z लेटर्स जिसमें होते हैं, और इस साइड पे कंप्यूटर को रखना चाहेंगे जो कि एक डम मशीन है जिसको 0 और 1 आती है। अब हम इसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए काम करो, पर यहाँ पे हम एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पाइथन में जो कोड हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश की तरह ही है, तो इंग्लिश तो फिर कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। तो हमने लास्ट टाइम एक चीज़ इंस्टॉल की थी जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हम जो भी कोड लिख रहे हैं उसे जैसे ही रन करते हैं, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, सबसे पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर उसके बदले जो भी रिप्लाई देगा, जो भी आंसर देगा, आउटपुट देगा, वो वापस ये उठा के उसे लाइन बाय लाइन वापस ट्रांसलेट करेगा ह्यूमन के लिए, और ऐसे ही ये काम चल रही होती है। तो इसका मतलब जो इंटरप्रेटर है उसको पाइथन भी आती है, और जो इंटरप्रेटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज भी आती है। तो इंटरप्रेटर का सिंपल काम है बाइनरी से कन्वर्ट करना पाइथन में, और पाइथन से कन्वर्ट करना वापस बाइनरी में। तो ह्यूमन पाइथन में कोड लिखता है, कंप्यूटर बाइनरी में समझता है, तो इंटरप्रेटर इन दोनों का कम्युनिकेशन वैलिड कराता है। एक और चीज़ होती है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं बाकी लैंग्वेजेस के लिए, जिसका नाम होता है कंपाइलर। अब जो इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले लाइन को ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरे लाइन को, पर जो कंपाइलर है वो एक ही साथ पूरे फाइल को ट्रांसलेट कर लेता है। सिर्फ दोनों में यही फ़र्क है। इसलिए कंप्यूटर का जो इंटरप्रेटर है वो स्मार्ट है, वो एक साथ सारा ट्रांसलेट नहीं करता लाइन बाय लाइन। इससे आपको पता चलता है कि किस लाइन में एरर आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अपने कोड को रन करने के लिए वो भी इंटरप्रेटर के थ्रू हमने 2 तरीके देखे थे, एक फाइल के इनसाइड कोड लिखना, दूसरा विंडो प्लस आर की प्रेस कर लो, cmd सर्च कर लो, एंटर कर लो, और यहाँ पे आपने पाइथन सर्च करना है।
एट द मोमेंट जैसे ही पाइथन सर्च करके एंटर करोगे तो इस वक्त आपने पाइथन के इंटरप्रेटर को इनेबल कर लिया। अब जो भी यहाँ पे आप लिखोगे वो पाइथन का इंटरप्रेटर समझाएगा कंप्यूटर को। जैसे कि मैंने कहा 2 को प्लस कर लो 2 के साथ, 4 हो गया। मैंने कहा 2 बड़ा होगा 1 से, ट्रू आंसर आया। तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ। हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा और इसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर लिया, आ गया सिंटैक्स एरर। अब ये सिंटैक्स एरर होती क्या है, जैसे कि इंग्लिश में अगर आप रूल्स को फॉलो ना करते हुए इंग्लिश पढ़ोगे तो उसको ग्रामर एरर कहा जाता, मतलब ग्रामर के जो मिस्टेक्स होते हैं। सेम ऐसे ही रूल्स को फॉलो ना करते हुए अगर आप कुछ भी गलत लिखते हो तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपको सिंटैक्स एरर दे देता है। तो सिंटैक्स एरर बिल्कुल ग्रामर मिस्टेक्स की तरह होता है कि यहाँ पे हमने कुछ मिस कर लिया, बिल्कुल मिस किया। यहाँ पे डबल कोट्स हमने लगाए पर इस साइड पे डबल कोट्स मिसिंग है। तो अप एरो प्रेस करके इस लाइन को वापस नीचे उतार के डबल कोट्स यहाँ पे लगाना चाहेंगे और एंटर करेंगे। अब भी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो इसको भी ठीक करना चाहेंगे। इस साइड पे आ जाता है प्रिंट, और अब अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो बिल्कुल हमारा कोड चल जाएगा। तो यहाँ पे था नेम एरर, नेम एरर मतलब प्रिंट का स्पेलिंग हमने ठीक नहीं लिखा था, और यहाँ पे था सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर मतलब कि हमने यहाँ पे ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं किए। तो मतलब जहाँ पे डबल कोट स्टार्ट होना है वहाँ पे डबल कोट्स ख़त्म भी होना है। अगर आप सिर्फ स्टार्ट करते हो ख़त्म नहीं करते हो तो इसके बदले पाइथन आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। और पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको अगर आप गलत लिखते हो तो उसके बदले आपको जो मिलेगा उसे नेम एरर कहा जाता। तो कांग्रेट्स, आपने इस वक्त पाइथन के 2 टाइप के एरर्स को फेस कर लिया और उसे सोल्व कर लिया। अब जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने टेस्टिंग कर ली इंटरप्रेटर की, तो वैसे हम सिर्फ टेस्टिंग ही कर रहे होते उसमें, पर रियल में जब हम कोडिंग कर रहे होते तो कोडिंग के लिए हमें .py नाम का फाइल बनाना होता है, क्योंकि हमें अपने डेटा का या तो कोड का बैकअप चाहिए होता है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट को सीएमडी को जैसे ही बंद कर लिया उसके बाद आपका कोड सारा ज़ाया हो चुका है। अभी हम उस कोड को वापस बैकअप नहीं कर सकते। पर जब आप फाइल में कोड लिखते हो उसमें एक लाइन आज आपने लिखा, कल दूसरा लाइन ऐड कर लो, फिर तीसरा लाइन, फिर फोर्थ लाइन। इसी तरह आप इस फाइल को मज़ीद इंक्रीज कोड में करते जा सकते हैं और इसकी बैकअप आपके स्टोरेज में स्टोर होती है। पर सीएमडी उसी वक्त रन होके आपके सामने वो कोड रन कर लेता है। उसके बाद जैसे आपने उसे बंद कर लिया तो आपका कोड सारा ज़ाया हो जाता है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, ना कि रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। लास्ट टाइम जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो उसके साथ हमें मिला था पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर का काम क्या है, जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम पाइथन में कोड लिखेंगे और पाइथन बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है, और इस साइड पे मशीन है और मशीन को जो लैंग्वेज आती है उसे 0 और 1 कहा जाता। तो अब यहाँ पे पाइथन में जो कोड हम लिखते हैं वो कोड तो कभी भी मशीन को समझ नहीं आएगा, और मशीन जो यहाँ से आउटपुट देगा वो आउटपुट हमें समझ नहीं आएगा। अब इन दोनों को कम्युनिकेट कराना बीच में आ जाता है यहाँ पे ट्रांसलेटर, मतलब इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। हम यहाँ से जो पाइथन का कोड देंगे वो इंटरप्रेटर को देंगे, इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेट करेगा, रीडेबल करेगा कंप्यूटर के लिए, और कंप्यूटर का जो आउटपुट मिलेगा वो वापस हमारे लिए रीडेबल बना लेता है ये इंटरप्रेटर। अगर इंटरप्रेटर ना होता तो कभी भी हम पाइथन का जो कोड है उसे रन या तो फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इंटरप्रेटर का काम है कि हमारे कोड को कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर का जो भी आंसर और आउटपुट आ जाता है वो हमारे लिए ट्रांसलेट करना। अब जो इंटरप्रेटर है उसमें कोड को कुछ इस तरह से लाइन बाय लाइन रन किया जाता है। तो इसका मतलब अगर लाइन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जब तक ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका जो कोड है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ना ही रन किया जाएगा। इसलिए पाइथन को हम पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि सी लैंग्वेज हुआ, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हुआ, उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, और कंपाइलर का काम है कि जितना भी कोड लिखा गया है उन सब को एक ही साथ एक सिंगल पैकेज की शक्ल में ट्रांसलेट करना। तो इसलिए हम सी सी प्लस प्लस को कंपाइल लैंग्वेज और पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। पाइथन के इंस्टॉलेशन के वक्त हमें पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मिल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया, उस फाइल का नाम मैंने app.py रखा। अब इस वाले फाइल में मैंने कुछ कोड लिखा। मान लो मुझे यहाँ पे नीड पड़ी मैथमेटिक्स ऑपरेशन का, मतलब मैथ का मुझे यहाँ पे नीड पड़ी। तो पाइथन की दुनिया में जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर रहे थे तो पाइथन ने बैकअप में कुछ मज़ीद फाइल्स यहाँ पे ख़ुद के साथ बनाए हुए हैं, उसमें रिलेटेड कोड पड़ा हुआ है। जैसे कि इस फाइल का नाम यहाँ पे मैथ हो सकता है, इस फाइल का नाम यहाँ पे सिस्टम हो सकता है, सिस हो सकता है, इस फाइल का नाम यहाँ पे रैंडम हो सकता है, और इस फाइल का नाम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ओएस हो सकता है। ओएस के रिलेटेड यहाँ पे आपको फंक्शंस और
प्रोग्रामिंग मिलेगी। यहाँ पे रैंडम नंबर्स के रिलेटेड या रैंडम के रिलेटेड, और यहाँ पे सिस्टम के रिलेटेड, और यहाँ पे मैथ के रिलेटेड आपको फंक्शंस एंड कोड्स मिलेंगे। अब पाइथन एक ही साथ इनको यहाँ पे इसके साथ लिंक नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, इनको बैकअप में रखा गया है। जैसे जैसे आपको चीज़ों की नीड पड़ेगी वैसे वैसे आप उन चीज़ों को अपने फाइल में, अपने कोड में और ऐप में इंसर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो, और इसी चीज़ को यहाँ पे मॉड्यूल कहा जाता। तो पाइथन की दुनिया में डिफरेंट टाइप के फाइल्स पड़े हैं पहले से, जो कि हमारे कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इनको जब जब हमें नीड पड़ेगी हम इनको अपने फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और सभी मॉड्यूल्स को कंबाइन करके उसे हम पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। क्या इसे हम इंस्टॉल करते हैं? नहीं, पाइथन को आपने इंस्टॉल कर लें, ये खुद ब खुद हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और बैकअप में पड़ा है। जब नीड पड़ेगी इन फ्यूचर में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और प्रोजेक्ट्स में। पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त हमें एक IDLE नाम का एक कोड एडिटर, सिंपल सा कोड एडिटर भी मिल जाता है। आप विंडो की प्रेस कर लो और सर्च कर लो IDLE। इसे हमने इंस्टॉल नहीं किया है, पाइथन ने खुद अपने साथ इसे इंस्टॉल किया है जो लास्ट टाइम हमने पाइथन को इंस्टॉल किया। और इसमें भी आप यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो। 2 + 2 इंटर 4, 2 × 100 इंटर 200, और प्रिंट कर लो यहाँ पे नसीब खान को इंटर, नसीब खान को प्रिंट करना था और एंटर। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर लेगा। एक सिंपल सी आईडी है, इसे शायद ही आप यूज़ करोगे क्योंकि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं VS कोड का, और VS कोड में आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स, आप एक्सटेंशन वाले टैब पे क्लिक करके अपने फीचर्स को यहाँ पे मजीद इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सी आईडी का क्या ही करोगे, तो शायद ही आप इसका यूज़ करोगे। पर हाँ, आपका जो पाइथन इंस्टॉलेशन था उसके साथ ही हमें ये चीज़ मिल जाती है, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे रखना चाहेंगे पिप को। जब हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे थे तो पिप भी इंस्टॉल हो चुका है, जिसे पाइथन पैकेज मैनेजर कहा जाता। अब पिप का क्या काम है? पिप बिल्कुल पाइथन के लिए प्ले स्टोर का काम करता है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जिसकी आपको नीड है, तो पिप के थ्रू आप उन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन की दुनिया में। जैसे कि आगे जब आप कोड करते हो तो आपको नमपाई की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है पांडास की, आपको ज़रूरत पड़ सकती है फ्लास्क की, आपको ज़रूरत पड़ सकती है डिजेंगो की, आपको ज़रूरत पड़ सकती है ओपन सीवी की। तो ये डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स है जो कि पाइथन की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, पर हमने इसे इंस्टॉल नहीं किया है फ़िलहाल। पर हमारे पास प्ले स्टोर मौजूद है, मतलब पिप मौजूद है, पिप के थ्रू हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप Windows+R की प्रेस कर लो और सर्च कर लो CMD। यहाँ पे आपने लिखना है पिप, और फिर उसके आगे हाइफन हाइफन लगा के उसका वर्जन मेंशन कर लो और एंटर कर लो। तो आपको यहाँ पे आपके पिप का वर्जन मिल जाएगा। फ़िलहाल ये हमारे काम का नहीं है, इन फ्यूचर टॉपिक है। जब जब हम आगे इस कोर्स में बढ़ेंगे तो हमें जैसे जैसे पैकेजेस की नीड पड़ेगी तो वहाँ पे हम पिप के थ्रू उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। 5th नंबर पे आ जाता है पाइथन लॉन्चर। जब हम विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में हमारा पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ एक और चीज़ हमें मिल जाती है जिसका नाम है py.exe। अब इसका काम क्या है? जब हम पाइथन के मल्टीपल वर्जन्स को इंस्टॉल करते हैं, आपने पाइथन के मल्टीपल वर्जन को इंस्टॉल कर लिया, फिर उन वर्जन्स में से कोई एक वर्जन सेलेक्ट करके अपने कोड को रन करना है। तो इस चीज़ को ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ पे पाइथन लॉन्चर हमारा हेल्प कर रहा होता है मल्टीपल वर्जन्स में पाइथन के साथ काम करने में। 6 नंबर पे आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन को इंस्टॉल करते वक्त हमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाते हैं, पर इसे प्रेफर नहीं किया जाता कि हम इसे यूज़ कर ले। पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त पाइथन के लार्ज इकोसिस्टम की वजह से हमारे लिए ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है। और लास्ट चीज़ जो कि हमें मिल जाता है पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ, वो है सपोर्टिंग फाइल्स। पाइथन की दुनिया में जब आप पाइथन का कोड लिखते हैं और उसे रन करते हैं तो बिहाइंड द सीन कुछ फाइल्स खुद ब खुद रन हो रहे होते हैं। अब वो जो फाइल्स है वो इंटरप्रेटर का हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो फाइल्स हमें डायरेक्टली नहीं दिखते। पर हाँ, ये जो फाइल्स है ये हेल्प कर रहे होते हैं इंटरप्रेटर का, ताकि इंटरप्रेटर करेक्ट वे में काम कर सके। वैसे ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पर अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। पर जैसे ही हम पाइथन को VS कोड में लिखते हैं तो VS कोड हमें कुछ फीचर्स देते हैं पाइथन के रिलेटेड, जिसमें लिंटिंग आ जाता है, फॉर्मेटिंग आ जाता है, डिबगिंग आ जाता है, ऑटो कंप्लीट एंड इंटेलिजेंस आ जाता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स आ जाता है, कोड स्निपेट्स आ जाता है, जुपिटर नोटबुक सपोर्ट आ जाता। अब ये सारी चीज़ें हमें मिल जाते हैं तब जब हम यहाँ से पाइथन के एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स की। और लास्ट टाइम हमारे सामने ये एरर था और इस एरर को मैंने छोड़ा था आप पे कि आपने इसे ठीक करना है, और उम्मीद करता हूँ आपने इसे ठीक किया होगा। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड किए हैं, जैसे इस पे होवर करेंगे उनमें से एक एक्सटेंशन हमें हेल्प कर रहा है कि आपने इस वाले एरर को कैसे ठीक करना है, और उसका नाम है पाइलेंस। तो पाइलेंस
लास्ट टाइम हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था और यही पाइलेंस ये बॉक्स हमें दिखा रहा है। अगर आप इसे अनइंस्टॉल करोगे तो कभी भी आपको इस टाइप का बॉक्स नहीं दिखने वाला और ना ही ये जो एरर लाइन आपको दिख रही है ये दिखने वाला। तो ये वाले जो एक्सटेंशन है यही हमारे हेल्प कर रहे होते ताकि हम आसानी से पाइथन के कोड को लिख सकें। तो फिलहाल हम इस पर होवर करेंगे तो कहा जा रहा है स्ट्रिंग लिटरल इज़ अनटर्मिनेटेड। आपने स्ट्रिंग को स्टार्ट तो किया था, स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है वो आपने तो स्टार्ट किया था पर टर्मिनेट नहीं किया था। टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं किया था। स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म कहाँ पे होता है? जब आपको ये डबल कोट्स वापस यहाँ पे दिखेंगे तभी तो ख़त्म होगा। क्या डबल कोट्स दिख रहे हैं? नहीं, तो अनटर्मिनेटेड मतलब ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो एक दफ़ा प्रोग्राम को रन करते हैं और हमने यहाँ पे लिखना है पाइथन, हमारे फाइल का नाम है program.py। इंटर करते हैं तो एरर आ चुकी है और फाइल का लोकेशन ये रहा और लाइन नंबर 1 में डबल कोट स्टार्ट हुए पर ख़त्म नहीं हुए। तो टर्मिनल पर भी स्मार्ट है, यहाँ पे हमें ठीक से बता रहा है कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ये होती है सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 1। पर आप प्रॉब्लम्स पे क्लिक कर लो, प्रॉब्लम्स आपको गलत बता रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया पर क्लोज़ नहीं किया। ब्रैकेट तो हमने ओपन किया है, क्लोज़ भी किया है, एरर ब्रैकेट की वजह से नहीं, ये स्ट्रिंग लिटरल्स की वजह से आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे प्रॉब्लम्स जा चुके हैं। टर्मिनल पे जाके CLS करके वापस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है। तो कांग्रेट्स, आपने पहला जो एरर है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आपको प्रोग्रामिंग में फास्ट बनना है, मतलब VS कोड को अपने फास्ट वे में इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट्स आना चाहिए। तो सबसे पहला शॉर्टकट आ जाता है Ctrl+S, फाइल को सेव करना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, मेरा फाइल यहाँ पे खुद ब खुद सेव हो रहा है। खुद ब खुद सेव कैसे हो रहा है? फाइल पे क्लिक कर लो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे इनेबल कर लो, ऑटो सेव नाम का, इसका चेक लगा लो। अगर मैं ये चेक हटा लेता हूँ, अब देख लो यहाँ पे चेंजेस करने से यहाँ पे डॉट आ रहा है। इस डॉट का मतलब कि आपने चेंजेस तो कर लिए पर वो चेंजेस आपके इस वाले फाइल में सेव्ड नहीं है। तो इसे सेव करना है, बिल्कुल करना है, तो Ctrl+S प्रेस कर लो, फाइल पे क्लिक कर लो, Ctrl+S शॉर्टकट की है, सेव ऑप्शन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो देख लो यहाँ से डॉट जा चुकी है, Ctrl+S डॉट जा चुकी है। पर मैं चाहता हूँ ये टाइम बचत करना, ये खुद ब खुद सेव करता जाए। तो फाइल पे क्लिक करके ऑटो सेव को इनेबल कर लो। अब जैसे जैसे आप चेंजेस करते जा रहे हैं, हमें सेव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद यहाँ पे, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे सेव हो रहा है। और अगर आपको आगे पीछे जाना है, मतलब गलती कर लेते हो, तो Ctrl+Z प्रेस कर सकते हो, Ctrl+Z से पीछे जा सकते हो, Ctrl+Y से वापस आगे जा सकते हो। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे मौजूद है, आपने इतनी जर्नी कर ली, आप कोड करते जा रहे हैं, जैसे कि करते हैं यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ नसीब खान, फिर लिखता हूँ प्रिंट और इसमें यहाँ पे लिखा इंसिलेंस, फिर लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट यू आर लर्निंग पाइथन। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर मुझे पीछे जाना है, मान लो गलती कर लिया, पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे अंडू करना है, तो हम यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+Z से हम पीछे जा सकते हैं। अब कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए, मुझे वापस आगे आना है, तो Ctrl+Y से वापस रीडू कर सकते हो, आगे आ सकते हो। तो देख लो मैं आगे और पीछे जा सकता हूँ, जो भी हमारा काम होगा, जो काम हमने किया है। तो इसके लिए Ctrl+Z और Ctrl+Y हम यूज़ कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक कर लो, Ctrl+Z Ctrl+Y शायद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो Ctrl+Z Ctrl+Y को याद रख लो। Ctrl+Z पीछे जाना, Ctrl+Y वापस आगे आना। इस वक्त मेरे पास एक ही फाइल ओपन है, तो यहाँ पे बाकी फाइल्स को भी कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन करते हैं। तो इस वक्त 3 फाइल्स आ चुके हैं। अब इनमें से जो भी फाइल आपको क्लोज़ करना है, क्लोज़ बटन पे क्लिक करके Ctrl+F4 इसका शॉर्टकट की है, इसके थ्रू आप इसे क्लोज़ कर सकते हो। पर इन सभी फाइल्स को मुझे एक ही साथ सेव करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+S की प्रेस कर सकते हो। इसके बाद इसे लोकेशन देते जाओ। सबसे पहले ये नोट्स नाम का जो फाइल है इसे सेव कर रहा है, फिर उसके बाद program.py को सेव करेगा, फिर उसके बाद notes.md को सेव करेगा। आपने यहाँ पे इसे लोकेशन देना है, नाम यही चाहिए तो ठीक है, सेव पे क्लिक कर लो, नहीं तो आप नाम चेंज कर सकते हो। अब भी हमारी ये फाइल्स यहाँ पे सेव्ड है, पर अगर बाई चांस आपकी फ़ाइल सेव ना हो, आपने सभी फाइल्स को एक साथ सेव करना है, तो Ctrl+Shift+S की आप यूज़ कर सकते हो। मुझे नया फाइल चाहिए तो Ctrl+N की हम प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+N से हमें नया फाइल मिलेगा। फिलहाल इस फाइल का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, तो हमने इसमें यहाँ पे कोड लिख लिया, जैसे कि ये रहा। अब इसको सेव करना है तो शॉर्टकट की आपने सीख ली, Ctrl+S। इसके बाद इसे लोकेशन दे दो, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट के फोल्डर में इसे सेव करना चाहता हूँ और पाइथन ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इसका नाम रख लेना है program1.py। इंटर करते और सेव करते, तो फाइल सेव हो चुकी है। इसे क्लोज़ करना है तो Ctrl+F4, अपने कीबोर्ड से F4 की जो फंक्शन कीज़ में आ रहा है उसे प्रेस कर लो, तो फाइल
क्लोज हो जाएगा। कभी कभार हमें एक ही साथ मल्टीपल फाइल्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वक्त मैंने दो फाइल्स ओपन किए, प्रोग्राम डॉट पी वाई, प्रोग्राम वन डॉट पी वाई। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इसका कोड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी का कोड दिख रहा है। अब मुझे एक ही साथ इन दोनों पे काम करना है, एक ही विंडो के ऊपर इन दोनों को देखना है, तो हम यहाँ पे इनमें से किसी एक पे राइट क्लिक करेंगे। ऑप्शन हमें मिल जाएगा स्प्लिट राइट या स्प्लिट एंड मूव, मूव राइट, लेफ्ट, बिलो, अबव और स्प्लिट। ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आप इनको टेस्ट कर लेना, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल स्प्लिट राइट में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो ये वाली जो फाइल है वो इस साइड पे आ चुकी है, मैं यहाँ से इसे क्लोज मार लेता हूँ। तो इस साइड पे हमें एक फाइल दिख रही है और इस साइड पे दूसरी फाइल। दरम्यान में पॉइंटर लेके जाओगे तो एरो बनेगा यहाँ पे, और इस एरो के थ्रू आप किसी भी एक साइड को छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे यहाँ से क्लोज मार लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी के थ्रू आप क्विकली अपने प्रोजेक्ट के फाइल्स में नेविगेट कर सकते हो। जैसे कि तो मैं कंट्रोल पी प्रेस कर लेता हूँ, तो हमारे करंट फोल्डर में जिसमें मौजूद है हम उसमें जितने भी फाइल्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें से जो भी फाइल आपको ओपन करना है उस पर क्लिक कर लो, वो फाइल ओपन हो जाएगा। फिर कंट्रोल पी, यहाँ से अप एरो डाउन एरो के थ्रू फाइल सेलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हो। कंट्रोल टैब के थ्रू भी यही सेम चीज़ कर सकते हो। कंट्रोल टैब प्रेस कर लो, जिस फाइल को भी आपने ओपन करना है वो आप कुछ इस तरह से इजीली कंट्रोल टैब के थ्रू भी ओपन कर सकते हो। अब VS कोड के कुछ सेटिंग्स है जिनको आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हो अगर आपको पसंद आते हैं। सबसे पहले कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हीलर है इसे मैं पीछे की तरफ घुमा के कोड को जूम आउट और आगे की तरफ घुमा के कोड को जूम इन कर सकता हूँ। इसे कैसे इनेबल किया जाता, तो आप यहाँ पे मैनेज वाले बटन पे क्लिक कर लो, इसमें आपको सेटिंग्स मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे सर्च करना है माउस व्हील जूम। अपने माउस व्हील जूम सर्च करना है और इसे यहाँ से इनेबल करना है। इसे इनेबल करने के बाद आप पे अपने कंट्रोल प्लस माउस व्हीलर के थ्रू कुछ इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और अगर आपका कोड कुछ इस तरह से आगे जा रहा है, जो कि मेरे केस में यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की पकड़ के रखूँगा, जेड प्रेस करूँगा तो कोड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा जो भी आगे की तरफ जा रहा था। पर अगर आपको ये चीज़ परमानेंट चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे शॉर्टकट की इसके लिए प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वापस आपने मैनेज पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है वर्ड रैप। वर्ड रैप सर्च करने के बाद ये इस वक्त ऑफ है, आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑन करोगे तो इसके बाद जैसे जैसे आप इसमें कुछ भी लिखोगे वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन में ब्रेक होता जाएगा। शॉर्टकट कीज़ को याद रखने के लिए या शॉर्टकट कीज़ को एडिट करने के लिए आपने वापस मैनेज पे क्लिक करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप रीड कर सकते हो शॉर्टकट कीज़ को। इसमें से जो भी शॉर्टकट की आपको चेंज करना, एडिट करना है, अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट की सेट करना है, तो किसी भी शॉर्टकट की के की बाइंडिंग पे आप डबल क्लिक कर ले। यहाँ से आप शॉर्टकट की को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कंट्रोल W प्रेस कर लिया तो ये नया शॉर्टकट की यहाँ पे सेट हो चुकी है। एट द मोमेंट जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो शॉर्टकट की यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप शॉर्टकट कीज़ को रीड कर सकते हो। अगर हमें कोई भी लाइन डुप्लिकेट करना है तो मैं ऑल्ट शिफ्ट की पकड़ के रखूँगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा। ऑल्ट शिफ्ट की पकड़ के रखो, डाउन एरो प्रेस कर लो, लाइंस डुप्लिकेट हो जाएंगे। और अगर आपको एक के साथ मल्टीपल वर्ड्स एक जैसे जो दिखने वाले वर्ड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ऑल्ट की पकड़ के रखो, क्लिक करते जाओ, जहाँ जहाँ आप क्लिक कर रहे हो वहाँ पे कर्सर बनता जाएगा। आल्ट की पकड़ के रखो, क्लिक करते जाओ। कोई कर्सर गलती से आ गया तो आल्ट की पकड़ के रखो, वापस उसी कर्सर पे क्लिक कर लो, वो चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हो। फिलहाल तो हमने यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे कर्सर कैसे क्रिएट किया जाता आल्ट के थ्रू वो हमने सीखा। पर अगर हमें यहाँ पे लर्निंग की जगह पे अर्निंग दिखानी है या तो फिर प्रिंट की जगह पे इनपुट दिखानी है, इन सभी को मुझे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखा हमने, कंट्रोल D की प्रेस कर लो मल्टीपल टाइम्स। कंट्रोल D प्रेस करने के बाद देख लो एक लंबा सा कर्सर बन चुका है। इन सब को हमने यहाँ पे ख़त्म करके इनपुट लिख लेना है। सेम ऐसे ही लर्निंग की जगह पे अर्निंग दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इन सब को ख़त्म करके यहाँ पे लिखते हैं अर्निंग। तो कुछ इस तरह से आप शॉर्टकट्स का यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हो। अब शॉर्टकट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होंगे जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले, जहाँ जहाँ पे मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा। तो आपका काम है उसी वक्त उस शॉर्टकट को टेस्ट करना। अब कुछ शॉर्टकट्स टर्मिनल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को, ताकि मैं दिखा सकूँ कौन से शॉर्टकट्स मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल को ओपन करने के लिए टर्मिनल पे क्लिक कर लो, न्यू टर्मिनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ के रखो, बैकटिक 1 से जस्ट पहले वाली की प्रेस कर लो तो टर्मिनल ओपन हो गया। आप पुराने टर्मिनल्स को यहाँ से आप डिलीट मार सकते हो, और इस टर्मिनल को डिलीट करने के लिए यहाँ से आप इसे डिलीट, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हिस्ट्री रखनी है तो हिस्ट्री रख सकते हो। वैसे टर्मिनल का हम यहाँ पे डेटा या जो आउटपुट है या जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे पाने के बाद इसे हम डिलीट मार लेते हैं, ताकि स्टोरेज को हम फ्री कर सकें। किसी भी फाइल को रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। पाइथन हमारा इंटरप्रेटर है जिसको समझ आती है वो फाइल। इसके बाद उस फाइल का नाम हमने यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि प्रोग्राम
.py। अगर प्रोग्राम नाम का कोई और फाइल भी आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है और सेम फ़ोल्डर पे वो मौजूद हो, तो आप टैब की प्रेस कर लो, उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में प्रोग्राम 1 भी आ रहा है। एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप अप एरो और डाउन एरो के थ्रू पुराने कमांड्स को रीरन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ cls। अब अगर मुझे पुराने कमांड्स को रन करना है तो अप एरो, ये तो फिर डाउन एरो। तो हमें यहाँ पे वापस कमांड्स को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अप एरो और डाउन एरो के थ्रू आप अपने पुराने कमांड्स को वापस रीरन कर सकते हो। वैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन और सिर्फ पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो हम पाइथन के इंटरप्रेटर में घुस चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि 2 को प्लस कर लो 2 के साथ, 5 को प्लस कर लो 5 के साथ। इससे वापस निकलने के लिए हम अपने कीबोर्ड से एग्जिट ब्रैकेट्स के साथ, मतलब एग्जिट फंक्शन को हमने यहाँ पे टाइप करके एंटर करना है, तो इससे हम निकल जाएंगे। और एक दफ़ा फिर अगर आप एग्जिट लिखते हो, एंटर करते हो, तो आप टर्मिनल से बाहर निकल जाओगे। अब एक दफ़ा फिर टर्मिनल को ओपन करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक और यहाँ पे पाइथन कमांड लिख के एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख के एंटर कर लिया, इससे वापस एग्जिट हो जाते हैं। अब मान लो मुझे ये इंटरफेस क्लीन करना है, तो CLS भी लिख सकते हैं या तो फिर कंट्रोल L आप प्रेस कर ले अपनी कीबोर्ड से, इससे भी ये पूरा टर्मिनल क्लीन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्टकट समझ आ चुके होंगे और जो आपका फेवरेट शॉर्टकट है उसको आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और मज़ीद शॉर्टकट कीज़ आते हैं टर्मिनल और VS कोड के रिलेटेड, तो उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बाकियों का हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में समझना चाहेंगे पाइथन इम्प्लीमेंटेशन को, पाइथन के कोड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और कमेंट्स क्या होते हैं।